हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्होत्रा हाउस। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखता है। श्वेता कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, यहाँ नहीं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। श्वेता को लक्ष्य की बात ठीक लगती है। उसके सवालों के जवाब के लिए यह जगह उपयुक्त नहीं थी। इस वक्त वह दोनों मल्होत्रा हाउस के मुख्य दरवाजे पर ही मौजूद थे। लक्ष्य के कहने पर श्वेता सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति देती है और घर की ओर मुड़ जाती है। लक्ष्य भी चुपचाप उसके साथ साथ चल पड़ता है। जब वह अंदर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशन और अंजलि दोनों किसी काम से एक साथ घर से बाहर गए थे। श्वेता अंदर जाने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वह समझ जाती है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। यदि घर पर सभी होते तो श्वेता के लिए लक्ष्य के साथ अपने कमरे में जाना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अब वह धर्म संकट की स्थिति में फंस जाती है। यहाँ ड्राइंग हॉल में बैठकर बात करना उसे उपयुक्त नहीं लगता और वह अपने कमरे में जा नहीं सकती थी। अब लक्ष्य को बैठने के लिए कहकर श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच ही रही थी कि इतने में किशन और अंजलि घर के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य का यहाँ होना उनके लिए किसी झटके से के लगने से कम नहीं था। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अंजलि के मुंह से सबसे पहले शब्द निकलते हैं, लक्ष्य बेटा, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? उन दोनों को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह नमस्ते कह पाता, श्वेता अंजलि से कहती है, हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं लक्ष्य से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्या हम अभी मेरे कमरे में जा सकते हैं? श्वेता की जल्दबाजी को देखकर अंजलि और किशन दोनों को ही आश्चर्य होता है। कुछ भी जवाब देने से पहले अंजलि किशन मल्होत्रा की ओर देखती है और किशन अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अब किशन अपनी आंखों से इशारा कर देता है। अंजलि जवाब देती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और बात करो, मैं वही नाश्ता भिजवा देती हूँ। श्वेता की यह हरकत लक्ष्य को भी अटपटी लगती है, लेकिन वह समझ सकता था कि इस वक्त श्वेता के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप श्वेता के साथ चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्वेता लक्ष्य को बैठने के लिए इशारा करती है। लक्ष्य सोफे पर बैठ जाता है और श्वेता अपने बेड के कोने पर। फिर वह लक्ष्य से अजीब सी शक की निगाहों से पूछती है, आज जो कुछ भी हुआ वह सब क्या था? वो लोग कौन थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? अब ये मत कहना कि आप मुझसे ही मिलने आ रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप मुझे मेरे मैसेज करके मिलने की जगह जरूर बताते। मैं किसी भी तरह का झूठ सुनना नहीं चाहती, जो भी है वह सच सच बताओ। लक्ष्य इन सभी सवालों के लिए पहले से तैयार था। उसके अलावा उसे यह बात भी अच्छी तरह याद थी कि अनिका ने अंत में कहा था कि श्वेता को इस बारे में कुछ भी पता न चले। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से बात को संभालते हुए कहता है, बिजनेस में यह सब चलता रहता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज हुआ वह दोबारा नहीं होगा, ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आगे से कभी ऐसी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। फिर हंसकर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस आज के लिए माफ़ कर दो। श्वेता देर होते हुए कहती है, मुझे यह सब नहीं सुनना, आप मुझे यह बताइए कि वह सब क्या था। मैं अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लक्ष्य उतने ही अधिक धैर्य से काम लेते हुए कहता है, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं जरूर आपको सारी बात बता पाऊंगा। ये सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह शांत होते हुए अपनी निगाहें झुका लेती है, मानो अपनी गलती का एहसास कर रही हो। फिर दोबारा से लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। अब लक्ष्य कहता है, वह कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे जिन्हें लगता है कि मेरे पास आर्मी बेस की वह इंफॉर्मेशन है जो उन्हें चाहिए। आप जानती ही हैं कि मुझे अपने पैर की चोट की वजह से आर्मी को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी यह सच है कि मैं एक रिटायर्ड ही सही पर आर्मी मैन हूँ। जब मैंने उन लोगों को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास से होने से मना कर दिया, तब वह आपको माध्यम बनाकर मुझे झुकाना चाहते थे। मैंने पहले उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं आज ही अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में सब बता दूंगा, आगे वह खुद देख लेंगे, तुम्हें फिर से कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात आप तक पहुंचने की, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद कुछ झिझकते हुए आगे बढ़ कहता है, वह क्या है ना कि मैं एक आर्मी पर्सन रहा हूँ, इसलिए हर पहलू पर कई तरह से सोचना और खतरे से बचने के लिए कम से कम 3 प्लान साथ लेकर चलना मेरी आदत में शामिल हो गया है।
इसलिए आगामी खतरे के आभास मात्र से मैंने आपको बिना बताए आपके आसपास हिडन सिक्योरिटी रखी थी। उन्हीं की वजह से मुझे सही समय पर पता चल पाया कि मेरी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी हल्की सी निगाहें झुकाकर कहता है, आई एम सो सॉरी श्वेता जी, मेरी वजह से आपको आज यह दिन देखना पड़ा। यदि मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तो इस तरह आपकी जान खतरे में नहीं पड़ती। अगर हमें वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज आपके साथ कुछ भी हो सकता था। लक्ष्य के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखकर श्वेता को अपने आप में अजीब सा लगता है क्यों उसने इस तरह से सवाल पूछे। अब वह अपनी जगह से खड़ी होती है और लक्ष्य के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, दरअसल माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए आपसे। फिर अपने माथे पर अपने ही हाथ से मारते हुए कहती है, मैंने बिना वजह ही आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सुनकर लक्ष्य को अंदर ही अंदर तसल्ली महसूस होती है। अब वह श्वेता की तरफ देखकर कहता है, यही वह बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे कहा था। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता बदले में जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। आगे से मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य पहले से ही सही अवसर की तलाश में था और यही एकदम सही मौका था। अब वह आगे कहता है, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। अब श्वेता कहती है, हाँ कहिए। अब लक्ष्य कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको दोबारा अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, आप ही की वजह से यह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। श्वेता अब हैरानी के हाव भाव प्रकट करते हुए कहती है, क्या यह अभी भी संभव है? अब लक्ष्य कहता है, हाँ यह संभव है, बस कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग से मुझे गुजरना होगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अगर आप चाहें तो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दोनों के साथ ही कंफर्टेबल हूँ। फिर मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, वैसे भी मैं तो बिजनेस कर ही रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ही संतोष मिलता है। वह बिजनेस के साथ ही आर्मी एजेंट की तरह काम कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर आर्मी ऑफिसर की तरह ज्वाइन भी कर सकता था। इन सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय यह था कि वह श्वेता के सभी तरह के शक और सवालों से बच गया था। उसने बड़ी ही सफाई से श्वेता को सब कुछ बताकर भी कुछ नहीं बताया था। इधर चिराग और अब्दुल दिल्ली हाईवे। पिछले 1.5-2 घंटे से चिराग और अब्दुल पूरी दिल्ली छान चुके थे। उन्हें कहीं भी अनीका और रोहित का पता नहीं मिलता। इस वक्त दिल्ली के एक हाईवे पर चिराग और अब्दुल एक दूसरे के सामने खड़े थे। चिराग अब्दुल से कहता है, मुझे ठीक ठीक बताओ, लास्ट टाइम जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब क्या हुआ था? अब्दुल परेशान और चिंतित होते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, एक बार फिर से बताता हूँ। यह कहकर अब्दुल फिर से क्रमबद्ध तरीके से सारी घटना कह सुनाता है कि किस तरह अनीका को बचाने के लिए रोहित सर बीच में आ गए थे। अब चिराग पूछता है, अब्दुल प्लीज ठीक से याद करके बताओ कि क्या कोई ऐसी गाड़ी वहाँ थी जो पहले मौजूद थी और तुम्हारे होश में आने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी हो? सोचो, जब वह वहाँ से गए होंगे तो किसी न किसी में बैठ कर गए होंगे। वैसे भी रोहित सर की गर्दन पर गहरी इंजरी थी। अब अब्दुल अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, नहीं, वहाँ से कोई भी गाड़ी गायब नहीं हुई थी। जब हमने देखा तो सारी की सारी गाड़ियाँ वैसे के वैसे ही थी जैसे पहले थी। अब चिराग कहता है, मुझे लगता है हमें वापस उसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर तुमने अंतिम बार अनीका मैडम और रोहित सर को देखा था। शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए जो हम शायद पिछली बार छोड़ आए हों, जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकें। अब अगर किसी भी चीज़ से गए होंगे तो उनके पैरों के निशान अथवा टायर के निशान कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। फिर हम उसे ट्रैफिक कैमराज नीरज सांगवान या निखिल की मदद के जरिए से ट्रैक कर सकते हैं। अब्दुल को चिराग की बात बिल्कुल सही लगती है। वह बिना किसी देरी से अपने साथियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और चिराग के साथ उसी ओर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही चिराग और अब्दुल्ला अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तभी चिराग का फ़ोन बजने लगता है। वह जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो एक अजीब सा नंबर देखकर वह इतना ज़रूर समझ जाता है कि यह एक इंटरनेट कॉल थी। चिराग हाथ के इशारे से अब्दुल को रोकता है और अपना फ़ोन उठा लेता है। कॉल पिक करते उसे दूसरी तरफ से अनीका की आवाज़ सुनाई देती है। अनीका कहती है, हेलो चिराग मेहता,
अनिका की आवाज़ सुनते ही चिराग के चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो जाती है। चिराग अब हड़बड़ी में कहता है, जी मैडम, आप दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं? हम कब से आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। अनिका अब चिराग की बात सुनकर जवाब देती है, ये बताने के लिए फ़ोन किया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोहित खतरे से बाहर है। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, फिलहाल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम लोग जहाँ पर भी हो वापस मारवा हाउस लौट जाओ, हम सुबह होने से पहले लौट आएंगे। अनिका की बात सुनकर अब चिराग मेहता कहता है, मैडम, क्या इस वक्त हमारा मारवा हाउस जाना ठीक होगा? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही रहकर आप दोनों का इंतजार करना चाहिए। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस में प्रीति आने से पहले ही भूमिका को मैसेज कर चुकी थी कि वह मारवा हाउस आ रही है और उसका काम पूरा हो गया है। भूमिका अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेसब्र थी। जब उसे लगता है कि अब तक प्रीति आ चुकी होगी तब वह अपने रूम से बाहर निकलकर उसके कैबिन की तरफ जाती है। तभी उसे सामने से ही सोफे पर बैठा हुआ निखिल दिखाई देता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी और ठीक इसी वक्त उसके पीछे से चलकर आती हुई प्रीति दिखाई देती है। उसका चेहरा भी उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था। जब तक भूमिका निखिल के पास पहुंचती है तब तक प्रीति भी वहां तक आ जाती है। अब भूमिका उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को किसी नई समस्या ने घेरा है क्या? मुझे कोई कुछ बताएगा? तुम दोनों के पास एक ही समस्या है या अलग अलग समस्याएं हैं? इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कहता भूमिका खुद ही आगे कहती है, रुको रुको। इसके बाद निखिल की तरफ देखती है और कहती है, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है? तुम ऐसे इस तरह से अपना मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? भूमिका की बात सुनकर निखिल कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे यह बात बतानी चाहिए या नहीं। इतना कहकर वह अपनी जानकारी के अंतर्गत सारी बात बताने के लिए आगे बढ़ कहता है, मुझे लगता है कि इस बार यह अटैक श्वेता पर हुआ है। इस बात को कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अब तक अनिका मैडम मारवा हाउस वापस नहीं आई है और ना ही रोहित सर। मैंने कोशिश की लेकिन उन दोनों के नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है जो हमें नहीं पता। अब भूमिका नाराजगी जताते हुए निखिल से कहती है, और यह बात तुम अब बता रहे हो मुझे उनके साथ होना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब निखिल भूमिका से कहता है, मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने यह बात तुम दोनों को बताई है। मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेता को फ़ोन करके पता करो कि क्या वह ठीक है और वह कहाँ पर है, और उससे ये भी पूछना कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। अब देखने वाली बात यह थी कि जिस बात को सभी मिलकर श्वेता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वह कैसे छिप सकेगी। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूँगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।